नमस्कार। मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज की बहस एक ऐसे जख्म को छूने वाली है जो नया नहीं बल्कि पीढ़ियों पुराना है। सूदखोरी, जिसने गांव की जमीन छीनी, गरीबों की बेटी की शादी रोकी, किसानों को कर्ज में डुबोया और जिसके खिलाफ कहानियां, साहित्य और पुरानी हिंदी फिल्मों तक में चीखें सुनाई दी। आप 2 बीघा जमीन से लेकर मदर इंडिया तक देखें, एक किसान, एक गरीब, एक मजदूर सूदखोर के चंगुल में फंसा हुआ मिलता है। साहित्य में प्रेमचंद हो या फणीश्वर नाथ रेणु, हर जगह ये त्रासदी साफ दिखती है। और आज बिहार की राजनीति के केंद्र में वही पुरानी पीड़ा लौट आई, क्योंकि डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने फरमान सुनाया है, गुंडा बैंक बंद होंगे, अवैध सूदखोरी खत्म होगी। लेकिन सवालों की फहरिस्त भी लंबी है। क्या सच में गुंडा बैंक बंद हो जाएंगे? क्या गरीब को तुरंत मिलने वाला पैसा रुक जाएगा और उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी? क्या बैंक और सरकारी संस्थाएं उतनी तेजी से उसकी मदद कर पाएंगी? और सबसे बड़ा, जो व्यवस्था सदियों से शोषण कर रही है, क्या एक आदेश से खत्म हो सकती है? आज की बहस सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई पर नहीं, गरीब की उस लड़ाई पर है जो दशकों से चल रही। चलिए बहस शुरू करते हैं और इसके लिए एक पैनल है मेरे पास। अभिमन्यु झा है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। अनिमेश सिंह है, सीनियर वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्रीति यादव है, बिजनेस वुमेन है। अरविंद झा वरिष्ठ पत्रकार हैं और मथुरेश कुमार हमारे रेजिडेंट एडिटर। चर्चा शुरू करने से पहले हम चले सीधे पहले मथुरेश के पास कि मथुरेश, ये फरमान जो आया है डिप्टी सीएम का और ये जो आदेश कह दिया, हालांकि शुरुआत तो बहुत अच्छी है, इस फरमान को बहुत पहले आने की जरूरत थी, लेकिन क्या इतना भर कह देने से चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? और जो गरीब किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनका कोई भी काम अगर होता था, फिनेंशियली कोई दिक्कत आती थी, तो इन सब चीजें तो ठीक हो जाती थी। रोग तो ठीक है, लेकिन रास्ता क्या है? जी प्रेम जी, जिस तरह से जब बिहार सरकार के द्वारा यह फरमान तो आया है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव है। लेकिन अगर ग्राउंड स्तर पर देखेंगे तो ये सोचने की बात है, लोग जो ब्याज पर पैसा लेते हैं, क्यों लेते हैं? मजबूरन लेते हैं, क्योंकि अगर उन्हें समय पर कहीं से पैसा अगर मिल जाता है तो वो अपना काम करने के लिए लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए लेते हैं, और उस जो चंगुल जो होता है उसमें फंस जाते हैं, जो सूदखोर हैं उनके चंगुल में फंस जाते हैं। और वह पीढ़ी दर पीढ़ी अगर देखेंगे तो वर्षों तक जो है उसका जो है ब्याज चलता रहता है। तो इस तरह का तो घटना हम लोग जो आमतौर पर गांव इलाके में बहुत देखते हैं। और अगर इस पर फिल्म की भी बात करें तो आपने भी बताया जिस पर तो मूवी भी बन चुका है, शोषण को लेके कई किताबें लिखी जा चुकी है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो तो सदियों से चली आ रही है। अगर देखेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये चलते ही आ रहा है। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कुछ नया नहीं बोला गया, लेकिन ये फरमान जो आया है तो गवर्नमेंट के द्वारा ये भी तो बताना चाहिए जो इसके अल्टरनेटिव किस तरह की जो है व्यवस्था की गई है, ताकि जो है लोग इन चीजों से जो चंगुल है इनसे निकल पाएंगे। मजबूरन जब कभी इमरजेंसी में कहीं लेना पड़ता है, सूद पे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है, इंटरेस्ट पे लेना पड़ता है, तो वो न लेना पड़े। अगर गवर्नमेंट अगर इसका रास्ता देती है तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा कदम दिखे। ठीक है मथुरेश, आप सही कह रहे हैं कि रास्ता तो निकलना चाहिए था, रास्ता बताना भी चाहिए था। कानूनी पहलू क्या है इसको समझने के लिए अनिमेश सिंह के पास हम आएंगे, और किस तरह के लोग सूद लेते हैं या इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, कौन कौन से लोग, ये समझने के लिए मैं प्रीति यादव के पास भी आऊंगा। लेकिन इससे पहले इस खबर का थोड़ा मैं मायने समझना चाहूंगा और इस खबर के पीछे सरकार की मंशा क्या है ये भी मैं समझना चाहूंगा। इसके लिए मैं अरविंद जी के पास आना चाहता हूं। अरविंद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चीजों को समझते हैं, बहुत नजदीक से सरकारी फैसलों पर भी आपकी नजर रहती है। जो सम्राट चौधरी ने ये फैसला लिया है, क्या सोच कर ये फैसला सरकार ने लिया है? क्या मंशा है, क्या चाहती है, किस तरीके से अंकुश लगाने की तैयारी?
जी धन्यवाद। आप अवगत हैं कि देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, लेकिन ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम लोगों का नहीं बढ़ा है, और गरीबी तो है ही। इसके लिए जागरूकता जरूरी है, और वकील साहब हैं, पहले भी बिना लाइसेंस का सूद का कारोबार नहीं कर सकते हैं लोग, बावजूद गरीब लोग ले लेते हैं सूद। और अभी जो स्थिति है, लोगों में जागरूकता आ गई है। अब सशक्तिकरण के लिए जीविका ग्रुप महिलाओं के लिए सरकार ने चलाया है, ठीक है, विश्व बैंक से पैसा लिया गया है। उसके बावजूद अन्य जो साधन हैं, लोग जो परेशान करते थे, आप कई कहानियों का जिक्र किए हैं, अब वैसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। अब तो जो लोन लेते हैं वह भी वापस करने में लोग दिक्कत कर रहे हैं। उसके बाद ग्रामीण बैंक या अन्य बैंकों का जो लोन है, उसमें आरबीआई का रूल है, सूद पर सूद नहीं लिया जाता है, सब्सिडी पर सूद नहीं लिया जाता है। लेकिन बैंक से जो नोटिस जाता है, उसमें सब्सिडी पर भी जोड़ करके लिया जा रहा है, और लोग गरीब होते जा रहे हैं। जितना भी समूह बना है, उसमें ऐसा केस देखा गया है। क्योंकि हम लोक अदालत से जुड़े हुए हैं, उसमें ऐसा ही होता है, जो गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और विभिन्न जगहों से वो सूद ले रहे हैं। लेकिन अब जो आप स्थिति देख रहे हैं, वह स्थिति नहीं है, और जो सरकार का फैसला है वो बहुत अच्छा फैसला है। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उस पर अंकुश लगेगा। नॉन बैंकिंग कंपनी भी बहुत सारी चली आई है, ये भी एक कारण है। और सूदखोरी अब गांव में बहुत कम स्तर पर है, और जागरूकता से इसे दूर किया जा सकता है, सशक्तिकरण से इसे दूर किया जा सकता है, मेरा यही मानना है। जी ठीक है। प्रीति यादव जी, प्रीति यादव जी, आप ये बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है, जो सूदखोरी का मामला है और पैसा लेकर जैसे किसान फंस जाते हैं, और कहा यह जाता है कि बाप कर्जा लेता है, बेटा चुकाता है, बेटा नहीं चुका पाता है, फिर उसका बेटा चुकाता है, माने पूरी कहानी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी की कहानी बन जाती है। तो आप किस तरह का अनुभव देखती हैं, क्योंकि आप बिजनेस वुमेन हैं, कई लोग आपके यहाँ भी काम करते होंगे, कई स्तर से कर्मचारी होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ भी आते होंगे कर्ज लेने के लिए, या कुछ लोग दिक्कतें लेकर आपके पास आते होंगे। आप किस तरह से देख पाती हैं, आप क्या बताएंगी? जी मैं बोलना चाहूंगी ये कि देखिए, सूदखोरी जो है वो तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को सबसे ज्यादा ये करना चाहिए कि गरीब लोग आखिर जाएंगे कहाँ। उसकी जरूरत होती है तभी तो वो सूद लेते हैं, सूद पे पैसे लेते हैं, और वो इतने गरीब हैं कि वो समाज में जिस तरह का एक माहौल होता है, जैसे किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की बेटी की शादी है, तो उसके पास पैसे नहीं होते तो वो सूद तो लेंगे ही, सूद लेके इंटरेस्ट पे ही शादी करते हैं, फिर वो कमा के धीरे धीरे तोड़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। सरकार, एक तरह से मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, सरकार जैसे कि हम लोग गाड़ी ही लेते हैं तो सरकार भी इंटरेस्ट लेती है, और उसके बाद हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स भी लेती है। उसी तरह से मेरा मानना है कि सरकार जब इसके लिए ध्यान कर रही है तो गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए। ये लोग इंटरेस्ट लेके दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसके अलावा, या एक फिक्स रेट फिक्स करना चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो लोग उसको कितना, आप उनको रात में जरूरत हो जाएगी या किसी चीज की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाएंगे, हम आप कितना देंगे, कोई भी क्या देगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि या तो एक फिक्स रेट करे, या उसके लिए अल्टरनेटिव कुछ काम करना चाहिए गरीबों के लिए, क्योंकि उसकी मजबूरी को समझना होगा हम लोगों को। उसकी मजबूरी को समझना होगा, प्रीति यादव कह रही हैं। सरकार को कुछ करना होगा, ये भी प्रीति यादव कह रही हैं। अनिमेश सिंह हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये जानना चाहूंगा, अनिमेश जी आप बताइए कि हालांकि इसके लिए पहले से भी कानून है, थोड़ा दर्शकों को भी बताइए जो सहरसा नाउ देख रहे हैं, और ये बताइए कि कानून क्या कहता है। इससे पहले भी इस तरह के जो तरीके से पैसे दिए जाते हैं या लिए जाते हैं वो गैर कानूनी तरीके ही होते हैं, और इस पे इंटरेस्ट का लोड जो है
वो मनमाने तरीके से या फिर आपके मजबूरी को देखकर वो रेट तय होता है, और इसमें भी एक माफिया तंत्र काम करता है। तो अनिमेश जी आप बताइए, पहले तो बता दीजिए कि कानून, और दूसरा कि इस पर जो सरकार कर रही है आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए। प्रेम शंकर जी धन्यवाद। सबसे पहले सहरसा नाव को बहुत धन्यवाद, जो एक ऐसे मुद्दे को हम लोगों के बीच में डिस्कशन के लिए लाया गया है जो आज का मुद्दा नहीं है, जो पीढ़ीगत वो मुद्दा चलता आया है। तो ये सूदखोरी एक समस्या जो है, एक नई समस्या नहीं है। बहुत दिनों से ये समस्या हमारे समाज ने इसको फेस किया है। और जो भारत में कानून है, हमने कुछ कानून को कोडिफाई किया है जो आप एक्ट के रूप में देखते हैं। वो कानून कहीं ना कहीं भारत ने जब उस कानूनों को बनाया है या अडॉप्ट किया है, तो उसमें कस्टमरी प्रैक्टिस, जो रिवाज चलता आ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। उसी कोशिश के अंतर्गत जो ये सूदखोरी है या जो मनी लेंडिंग की समस्या थी, तो इस मनी लेंडिंग की समस्या को देखते हुए सरकार ने लाइसेंसिंग की व्यवस्था की। जब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग के रूप में, अगर संस्थागत जो पैसे लेन देन होते हैं उसके रूप में देखते हैं, तो हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो बैंक्स को गवर्न करती है। उसके बाद कुछ समय के बाद गवर्नमेंट बैंक्स के अलावा प्राइवेट बैंक्स आए। उसके बाद सरकार ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को भी प्रमोट किया, जिसको हम एनबीएफसीज के नाम से जानते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग की तरफ सरकार का प्रयास रहा है। जो आज की समस्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज मैन टू मैन लेंडिंग, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देता है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है वो लीगल है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पे ये लीगल है। जैसे आप किसी फ्रेंड्स को दे रहे हैं या रिलेटिव्स को दे रहे हैं, तो आप बिना लाइसेंस के भी वो काम कर सकते हैं। या आप विदाउट इंटरेस्ट किसी को पैसा दे रहे हैं, आप उसमें कुछ ब्याज नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें परमिटेड है जो आप बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। लेकिन हम जिस प्रथा की बात कर रहे हैं, जहां पे गांव में, शहर में कोई एक बैठा हुआ है जो पैसे को ब्याज पे लगा रहा है, जरूरतमंदों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन चीजों के लिए कानून बहुत पहले से बिहार में, और बिहार के आजादी के पहले से कानून है। 1938 में एक कानून बना था, बिहार मनी लेंडर्स एक्ट 1938, और उसके बाद 1974 में उस एक्ट को एक नया स्वरूप दिया गया। अगर मैं उस एक्ट की कुछ बातें आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं, तो हमारे यहाँ हर अंचल में एक अंचल पदाधिकारी हुआ करते हैं, जो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो पैसे देने के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको मैंडेटरी, उनको वहां पे अपना लाइसेंस वहां से लेना होता है। एक रजिस्टर रहती है जहां पे उन लोगों को मेंटेन करना होता है कि एक अंचल में कितने लोग हैं जो इस तरह के बिजनेस को व्यवसाय के रूप में यूज कर रहे हैं। और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है इस कानून के अंतर्गत, तो अगर किसी तरह के डिस्प्यूट में वो कोर्ट तक नहीं जा सकता है। ये इस कानून का प्रावधान है। अगर मैं इस प्रोविजन के अंतर्गत मनी लेंडर्स के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैंने किसी को पैसे दिए और वो रिटर्न नहीं कर रहा है, उसके रिकवरी के लिए मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता हूं। यहां तक का प्रावधान उस एक्ट में है। जहां तक प्रीति जी इंटरेस्ट की बात कर रही थी, उस एक्ट में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आप मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, और अगर वो सिक्योर्ड लोन है तो आप 15% तक चार्ज कर सकते हैं। ऐसा इस एक्ट में प्रोविजन है जो 1974 से बिहार में लागू है। और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस हैं, भले ही वो सतह पे नहीं उतर पाए। इस एक्ट को देखने के बाद जो मैं
माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जो स्टेटमेंट है उसको अगर देखता हूं तो कहीं ना कहीं उनका इशारा ये है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जागरूक हो रही है, सरकार जी सोच रही है। जो जी एक तरह का माहौल है जहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है, जहां पे किसी को रेगुलेट करने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है। आज सरकार का एक विंग है, अगर वो उसको ये मजबूती से इस एक्ट को लागू करे, और इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, और भी बहुत सारे अनिमेश जी बस हाँ, अनिमेश मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि ये कदम तो बहुत बढ़िया है, सराहनीय कदम है और इस तरह से रोक लगनी चाहिए, लेकिन हम विकल्प की बात कर रहे हैं कि विकल्प भी देना चाहिए, क्योंकि आसानी से लोन तो आप शहर में हो या गांव में हो नहीं मिलता। अगर आपको लोन लेना भी होता है तो फिर पुराने एसेट्स आपको दिखाने होते हैं, तब आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जो गरीबी में लिया हुआ लोन है, जो जरूरत के हिसाब से लिया गया लोन है, आपके पास दिखाने बताने के लिए कुछ होता नहीं, तो जो किसान है, जो मजदूर है, वो क्या कर सकता है? वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस बड़े प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि चर्चा से ये बात निकले और आसान भाषा में हम समझा सके अपने किसान भाइयों को जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। शहर में तो लोग फिर भी जानते हैं, और शहर में भी ये जो इस तरीके से तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। प्राइवेट लोन यहाँ भी मिलते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक का है उससे कई गुना ज्यादा पे लोग लेते हैं और देते हैं। लेकिन मतवेश जी आप ये बताइए कि आप गांव यात्रा पर हैं, लगातार एक मुहिम पर हैं आप, जो सहसा नाव एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रामीण विकास का हम एक खाका तैयार करें, और जो गांव की तस्वीर है वो हम दिखा सके, दुनिया को दिखा सकते हैं, भारत को दिखा सकते हैं, बिहार सरकार को भी दिखा सके कि कैसे गांव का विकास हो। तो आप जब गांव में जाते हैं और अभी भी आप देखते हैं गरीबी का क्या आलम, और जो लोग किसी भी फंक्शन में जाएं, आप शादी करनी हो बेटी की या फिर किसी भी तरह का एक छोटा सा भी उनको कोई फंक्शन करना हो तो उसके लिए पैसे उनके पास नहीं होते, और वो लोगों के पास आते हैं। हालांकि जो अरविंद झा जी कह रहे थे कि कुछ पहले से ये जो चलन है कम हुआ है, लेकिन उनके साथ दिक्कत तो आती है, तो वो क्या करें और किस तरह की दिक्कतों का वो चर्चा आपसे करते हैं। देखिए सर, अगर बात करते हैं जो इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा लेने की, तो सबसे पहले ये हम लोगों को देखना होगा जो कौन लोग लेते हैं। ये लोग वही हैं जो सब जिनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, और मान लीजिए हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है और घर में कोई बीमार हो गया, उस समय अचानक से गवर्नमेंट की कोई ऐसी फैसिलिटी अगर नहीं हो जिसके पास जो अर्जेंट में उसको पैसा दे पाए, तो इसी मजबूरन में जो है लोग जा करके जो गांव में, समाज में या आसपास में उसको जो पैसा दे रहे हैं इंटरेस्ट पे, उनसे जाके लेते हैं। और जो भी ब्याज उनको बताया जाता है महीने का, सालाना, उनको जो है वो देना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ मजबूरी रहती है। उनके पास कोई ऑप्शन उस समय तत्काल नहीं रहता है। अगर उनके अकाउंट में पैसा रहता, अगर उनका आर्थिक स्थिति ठीक रहता, तो वो लोन की प्रक्रिया में जाते ही नहीं वो। लेकिन जो लोग गरीब हैं वो इस तरफ ज्यादा जाते हैं, तो गवर्नमेंट को पहले उनकी आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अगर ज्यादातर गरीब लोगों के साथ ही यह है, कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा जो छोटे बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कोई ठेला चलाता है, सब्जी बेचता है, उन्हें भी अगर पैसे की जरूरत है तो वो भी अपना जो है इस तरह के ब्याज पर पैसे लेके काम करते हैं। लेकिन अगर देखेंगे जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो इस बार जो बताया जा रहा है, इस तरह से जो इस पर जो है पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा, तो इसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो है इमरजेंसी केस में जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग वहां पर जाए और उनका जो है सॉल्यूशन हो जाए। अगर बैंक की भी बात देखेंगे सर, तो लोग बैंक से तो इंटरेस्ट पर पैसे लेते हैं, लेकिन वहां भी जो है कई बार कमीशन भी देना पड़ता है। ऐसे भी कई मामले आते हैं, हम लोगों के सामने आते हैं। हो सकता है कैमरे पर आकर के, जी, कैमरे पर आकर के लोग नहीं बोलना चाहते, लेकिन कैमरे के बाहर जो है वो बोलते हैं। जो बैंक से भी अगर लोन लेते हैं तो वहां भी कमीशन देना पड़ जाता है। तो ये सब जो समाज में जो चल रही है, इसको एक बारीकी से देखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को एक अच्छा जो है पॉलिसी लेकर के आना पड़ेगा, ताकि जो है इस पर भी एक निगरानी रखा जा सके।
अरविंद जी, आप मुझे ये समझाने की कोशिश थोड़ा करें और दर्शक भी समझे इसे कि सरकार की जो मंशा है वो तो साफ है, वो चाहती है कि जो नेक्सस चलाया जा रहा है गांव में हो या इवन शहर में भी हो, जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे सूदखोर है। और मुझे लगता है सरकार भी यही चाहती है, जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका भी जो टारगेट है वो टारगेट वही लोग हैं जो फंसाने की कोशिश करते हैं और एक बार आपको लोन देकर आपको पहले आपसे ब्याज ज्यादा लेते हैं, ब्याज के बाद नहीं होता है तो गहना आपसे ले लेते हैं। जमीन लोगों के पास बहुत कम है, आम लोगों के पास या आम किसान के पास, तो फिर वो जमीन लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप ही ने कहा कि अब ये चीजें कम हुई हैं, लेकिन आपको कैसे लगता है कि ये जो कानून है, जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है? कानून तो लगभग हर चीज के लिए अपने पास पर्याप्त कानून है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अब दहेज प्रथा को ही लीजिए, दहेज प्रथा आज तक हम नहीं रोक पाए, उसके लिए बहुत कड़े कानून है। तो आपको कैसे लगता है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा सकती है सरकार? जी जी, अभी मधुरेश जी ने एक ध्यान दिलाया बैंक के तरफ। अभी बैंक को छोटे बड़े ऋण के लिए थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ेगा। अब जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार ऋण है जो उद्योग विभाग से मिलता है, उसमें 25 लाख तक के लिए कोई उसमें सिक्योरिटी नहीं देना है, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बिना मॉर्गेज का नहीं देते। उसके बाद बैंक में भी जो ग्रामीण बैंक या छोटा बैंक है उसमें बड़े बड़े ऐसे चीज के लिए लोन दिया जाता है जो छोटे लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। अब वो बैंक मैनेजर क्या करेंगे, ऋण देंगे आपको स्कूल खोलने के लिए, सिनेमा हॉल खोलने के लिए। सिनेमा हॉल तो अब चलता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो पहले 25,000 तक लोन दिया जाता था वो सब अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब उसका मोड चेंज कर दिया गया है, इसलिए गरीबी बढ़ते जा रहा है। बैंक से लोग अब बड़े व्यवसायी ही ले पाते हैं, तो उसमें थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा, नई नई योजनाएं शुरू करनी पड़ेगी। और ग्रामीण स्तर पर जो है उसको सामाजिकता जागरूकता ला करके सामाजिक तौर पर उसको दूर करना पड़ेगा। जी ठीक है, प्रीति यादव जी आप बताइए, क्योंकि आप महिलाओं के बीच में भी काम करती हैं, आप एक बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जो गांव के परिवेश से जो महिलाएं आती हैं या शहरी महिलाएं भी जो हैं, आप उनको नजदीक से डील करती हैं। डील करने का मतलब यह है कि आप सब कुछ समझती हैं, उनके सुख में भी जाती हैं, उनके दुख में भी शामिल होती हैं। जो एक्स्ट्रा वो है, जो जरूरी चीजें हैं, जो खान पान रहने के अलावा कुछ चीजें हैं जो कि हम उसको विलासिता में उसको काउंट करते हैं। अब थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बड़ा है, तो जिनके पास पैसा है वो तो कर लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो हमारे कहते हैं देखा देखी, मतलब पड़ोसी क्या कर रहा है या गांव के और लोग क्या कर रहे हैं उसको देख के भी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो उनके पास पैसा तो होता नहीं, तो फिर वो लोन लेने की ओर जाते हैं। हालांकि ये चीजें कम हुई है, पहले सब वो मुंशी जी नहीं है जो हिंदी फिल्मों में देखते थे, वो टोपी लगा के और पान चबाते हुए वो देता था, लोन देता था और कहता था कि भैया ये नहीं दोगे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन अभी भी है, आप उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाइए और वही चीज आप बैंक से लेने की कोशिश करने लगे। लोग बैंक से कर्ज लेकर अपनी ये सब जो शौक है वो पूरा करते हैं। तो आप बताइए कि आप किस तरह की महिलाओं से और किस तरह के लोगों से डील करती? जी, मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे ये बैंक की बातें भी कर रहे थे सभी लोग, तो बैंक में जैसे ही आप जाओगे, जाने पे वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगने लगते हैं। और हमारे समाज में, हमारे गांव में इतने गरीबी इतनी है कि उसके पास कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं रहते। वो अनपढ़ होती है, इस लेवल पे भी होती है महिलाएं जो उनको किसी चीज के बारे में पता नहीं रहता है, तो वो कर्ज ही लेके काम चलाती हैं। हमारे गांव में, मैं जब गांव जाती हूँ, मैं जो गांव में देखती हूँ महिलाओं को, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं उसको घर भी नहीं है, बट उसके शौक बहुत बड़े बड़े पाल रखे हैं। वो अपनी बेटी को अच्छा शादी करेंगे, अच्छे से देंगे, वो कहाँ से लोन लेने जाएंगे? और एक गांव में ये समूह लोन वगैरह भी जो बैंक दे रही है, उसके पीछे भी बहुत सारे टॉर्चर्स होते हैं सभी लोग, क्योंकि बैंक वाले उनको भी टॉर्चर करते हैं, तो वो भी है। तो मैं यही कहूंगी कि बैंक से सभी को समाधान नहीं होता है। बहुत गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, लोग हैं, उनको बैंक
से समाधान नहीं, वो कर्ज लेते ही हैं गांव में। मैं अपने गांव जाती हूँ, देखती हूँ। अब बेटी की शादी है, किसी को कोई पर्व है, किसी के यहाँ कुछ देना है, 10,000 रुपए उसको चाहिए, तो 10,000 तो बैंक से वो लेने नहीं जाएगी, टाइम भी लगता है। तो फिर वो उसको आदत भी लग चुकी है, वो इस पे इंटरेस्ट पे ले लेते हैं और फिर इंटरेस्ट वाले उनको परेशान करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि वैसे लोगों के लिए भी कुछ समाधान होना चाहिए, जिसके पास कोई मॉर्गेज के लिए जमीन नहीं है, कोई पेपर नहीं है, तो ऐसे भी गरीबी है गांव में, जो कि उसके लिए भी कुछ समाधान होनी चाहिए। जी लगता है प्रेमचंद का नेटवर्क इशू आ गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ बीच में रुक रही थी, कंटिन्यू करते सर। अनिमेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है प्रेम शंकर जी। सर जी अनिमेश जी, आप बताइए जी। कि कानूनी जो आपने अभी तक जो तरीके बताए, जो कानून अपने पास है, थोड़ा आसान भाषा में सिखाइए कि ऐसे हालात जब चीजें होती हैं तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और आप राय क्या देते हैं कि जब इस तरह से चीजें होती हैं तो आदमी को क्या देखना चाहिए, क्या संभल कर फैसले लेने चाहिए, और अपने जो लाइफ है, अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करके चले, कानून को देखते हुए, और जो सूदखोरी है उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए। इसमें सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा, और जैसे समूह है तो समूह में भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे मैडम बता रही थी, उसके प्रक्रिया में, लोन लेने में, और बहुत लोगों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। इसके विकल्प के तौर पर या तो सरकार कुछ करे या फिर सिविल सोसाइटी करे। जो तत्व इसमें है, जिस पर आज रोक लगाने की बात हो रही है, तो उसके विकल्प में कुछ अवसर तलाशने होंगे। पहले परिकल्पना, फिर परियोजना। तो पहले तो सोचना होगा इस पर क्या आधार बन सकता है इसके लिए, और सरकार कहीं ना कहीं इस पर सोचेगी जरूर, और ये अच्छा पहल है इनका। हेलो जी, अनिमेश जी हमारे साथ है। अनिमेश जी, किस तरह से आप देखते हैं इसको, और नए कानून को अगर देखते हैं तो किस तरह से आप आम लोगों को अगर बताएंगे आसान भाषा में, तो किस तरह से आप समझा पाएंगे जो किस तरह से इसमें काम करना चाहिए, किस तरह से लोग इससे बच पाएंगे? बिल्कुल मथुरेश जी, कभी भी कोई कानून बनाना एक अलग चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी चीज होती है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति आज जागी है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। साथ ही साथ जो बाकी पैनलिस्ट हैं, अरविंद जी हैं, प्रीति जी हैं, इन लोगों का कंसर्न भी जायज है कि अगर आप किसी एक चीज को रोक रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज आज के डेट में आम जनता को, जो गरीब है, जिनकी लाचारी रहती है, उनके लिए क्या सरकार सोच सकती है। तो पहली चीज ये है कि जो ये मैं मानता हूं कि ये एक तरह की कुरीति है। प्रेमशंकर जी ने दहेज प्रथा की भी बात की। आप ये समझिए कि जिनके पास 10,000 रुपए नहीं होते हैं एक बार में, वो 24%, 30%, 32%, 34% इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं। और कई कई जगह पे ये देखा गया है कि जो ब्याज होता है वो ब्याज उसमें से ही काट लिया जाता है। तो अगर आप 10,000 लेने के लिए गए हैं, उसमें से आपको 5,000 रुपये ब्याज आपसे काट लिया गया, या 4,000 रुपये ब्याज काट लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज के जो बड़े प्लेयर हैं, और हम लोग जिस समाज से आते हैं, सब आइडेंटिफाइड हैं, ये बड़े प्लेयर हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनपे ये लगाम लगेगा, अगर इस एक्ट को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो
उनके बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उनको सिर्फ रजिस्टर करना है और कुछ 12 से तकनीकी दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मतलब जी जी तो आज की बहस ने ये साफ कर दिया कि सूदखोरी कोई आधुनिक समस्या नहीं है। यह हमारे इतिहास की सबसे पुरानी सामाजिक कहानियां, उपन्यास, हर जगह गरीब की पीठ पर सवार ये बोझ दिखा है। अब बिहार सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, गुंडा बैंक बंद होंगे, एआई निगरानी लगेगी, अवैध सूद वसूली पर शिकंजा कसेगा। यह कदम एक दिशा में सही है, लेकिन मंजिल आसान नहीं। कर्ज तुरंत चाहिए पर बैंक प्रक्रिया धीमी है। गरीब का भरोसा सरकारी कागजों पर नहीं, तुरंत मिले पैसे पर रहा है। और अवैध सूदखोरी टूटेगी तभी जब व्यवस्था उसका विकल्प भी दे सकेगी। इसलिए इस फैसले की असली परीक्षा अभी बाकी है। लड़ाई दो मोर्चों पर है, अवैध सूदखोरों पर कार्रवाई और गरीबों को तेज आसान लोन का वैध रास्ता। अंत में यह सिर्फ नियम लागू करने का सवाल नहीं, यह बिहार के करोड़ों गरीबों के भविष्य को सुरक्षित करने का सवाल है। अगर व्यवस्था मजबूत होगी तो सूदखोरी का अंधेरा सच में खत्म होगा, और अगर व्यवस्था कमजोर पड़ी तो गुंडा बैंक किसी नए नाम, नई शक्ल में वापस लौट आएंगे। बहस खत्म होती है पर समस्या तभी खत्म होगी जब सरकार का आदेश जमीन पर दिखेगा। अनिमेश जी आप जुड़े, प्रीति अगर जी आप जुड़ी और अरविंद जी आप जुड़े, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मथुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।